इसमें क्या बात करेंगे, जो आपका पेट सीरीज़ होने वाली है, इसमें सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर 1 की बात करेंगे और यहाँ से आपकी ये एक विजेता श्रृंखला जो है वो शुरू होगी, विजेता सीरीज शुरू होगी। और इसके क्रम में यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए थे। और देखिए, ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1 है और इसका पहला ही क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पेट के पेपर में पूछा जा चुका है, जो इससे प्रीवियस वाला पेट हुआ था। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा मॉडल पेपर है। और साथ साथ आप लोग तैयार हो जाइएगा अपने आंसर्स को देने के लिए, आंसर्स दीजिए और जहाँ पर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होंगे उसको जो है साथ में प्रैक्टिस भी करते चलिएगा, तभी इसका आपको कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए थे, आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सर टॉमस रो, फाहयान, हेनसांग, इस तरीके से 3 लोगों का आपको नाम देखने को मिल रहा है। अगर सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कैसे बात करें तो देखिए, सबसे पहले फाहयान जो है ये भारत आया था। और बात करें फाहयान की तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके समय पे ये फाहयान भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का आपको शासनकाल, मतलब जो उनका समय है वो पता होना चाहिए। 399 से जो है 414 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया फाहयान। उसके बाद बात करें कौन आया था, तो उसके बाद बात करें तो ये आपका हेनसांग आया था। उसके बाद हेनसांग आया था। और हेनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था, तो हा से हेनसांग आप याद कर सकते हैं और हा से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। हर्षवर्धन का जो शासनकाल का मतलब जो उसका समय है वो पूछा जाता है, तो 629 ईस्वी में भारत आया था, उसी के शासनकाल में। और एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी, सीयूकी, हेनसांग की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, सीयूकी। और इसी क्रम में बात करें तो सबसे आखिरी में सर टॉमस रो आया था। जेम्स प्रथम जो है उनके दूत के रूप में आया था। और पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था, तो ये सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस क्रम में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, देखिए कि सबसे पहले फाहयान आया था और फिर सबसे पहले फाहयान आया था, फिर हेनसांग और फिर सर टॉमस रो। तो इतना आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। अब जब आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तब आप उत्तर देते हैं कि हरिहर और बुक्का ने की। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किसके शासन काल में हुई, तो हरिहर और तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, जिसको हम चगतई नाम से भी जानते हैं और तुर्की नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। स्पीड में थोड़ा सा करने की कोशिश रहेगी सारे आंसर, जिससे वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आपका जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो समुद्रगुप्त जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और बात करें समुद्रगुप्त की तो ये हरिशेन जो थे उनका दरबारी कवि था। और इसकी एक जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति, उसको भी ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5th, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे धर्मपाल, गोपाल, महेंद्रपाल या फिर देवपाल। तो धर्मपाल ऑप्शन जो है आपका सही है। धर्मपाल जो है वो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक रहा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो महाराजाधिराज तो थे, उन्होंने इनको परम भट्टारक की उपाधियाँ भी दी थी। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। आपसे पूछा गया है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। 4 ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद या फिर राधा कृष्ण।
डॉक्टर राधाकृष्णन। तो सही उत्तर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो हैं इनको इस संप्रदाय का जनक माना जाता है, नव बौद्धवाद का। और इसमें जाति प्रथा, वर्ण भेद, है ना, अंधविश्वास जो है, इन सब चीज़ों को कोई भी महत्व इन्होंने नहीं दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए 7वां प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आपने ज़रूर सुना होगा ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। ऐसे पूछा जाता है जैसे करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब तो वायसराय के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जो आपके हाल ही में लेखपाल की परीक्षा हुई उसमें आपसे पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। तो ऐसी चीज़ें भी अब आपसे पूछी जाने लगी। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा आपको उसकी एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें भी मैं बताती जाऊंगी। देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905 या फिर सूरत अधिवेशन 1907। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन 1916। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसी में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बात करें अगर थोड़ी सी लखनऊ अधिवेशन 1916 के बारे में, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ही जो है हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी जो है वो अध्यक्षता की थी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हुआ था। इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसी को लखनऊ समझौता या फिर अन्य एक नाम इसका कांग्रेस पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको लखनऊ अधिवेशन के बारे में और इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। A, B, C या D, 4 ऑप्शन है। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। बात करें रॉलेट एक्ट की तो 1919 में हुआ था और इसी के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा कि इसमें किसी को भी जो है वो बंदी गृह में बिना किसी कारण के बंदी गृह में डाल देने की ऐसा जो है आदेश हो गया था। और इसे जो है इसी वजह से काला कानून, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट घटना होगी आपके हिस्ट्री में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन कब स्थापित किया गया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि असहयोग आंदोलन जो स्थापित हुआ वो किस आंदोलन को दूसरे आंदोलन की वजह से उसको स्थगित किया गया था। यहाँ पे तो आपसे डायरेक्ट ईयर पूछ लिया है, 1932, 1922, 1938 या फिर 1920 पूछा गया है आपसे। तो अगर आपको ध्यान हो तो चौरी चौरा नामक स्थान जो कि आपके गोरखपुर जनपद में है, तो वहीं से जो है असहयोग आंदोलन जो है 1922 को लगभग जो है वो आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और चौरी चौरा जो घटना थी उसी से जो है गांधी जी बहुत आहत हुए थे और उसी के कारण जो है इन्होंने फिर बाद में क्या किया, 12 फरवरी, यहाँ पे देखिए आपका डेट नहीं दिए वो भी आप याद रख सकते हैं, 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। और किस आंदोलन से आहत होकर स्थगित किया तो आप बताएंगे चौरी चौरा कौन, और अगर डेट पूछा जाए तो डायरेक्ट 1922, 12 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया है, ये पूछा है। तो इसमें ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच 4 ऑप्शन है। देखिए इनका जैसे क्रम है आने का, उसी क्रम में अगर आपको उनका क्रम याद होगा तब भी आप इस आंसर को कर पाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले आपके आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे आपके डच, और उसके बाद आए थे अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। ब्रिटिश को ही जो है वो अंग्रेज भी कहा जाता है। तो इस क्रम में आपका सबसे पहले आने वाले कौन हो जाएंगे, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको।
पूछा है उकाई बांध, कृष्णराज बांध, श्रीशैलम बांध या फिर मैटूर बांध। ये इस तरीके से आपसे पूछा है कि 4 बांध जो हैं उनमें से कौन सा कृष्णा नदी पर है। डायरेक्ट सही उत्तर की बात करेंगे, श्रीशैलम बांध जो है आपका वो कृष्णा नदी पर है। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें कृष्ण राज सागर बांध की और मैटूर बांध की, तो ये दोनों कावेरी नदी पर हैं। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी पता होना चाहिए आपको, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ये दोनों जो है आपके कावेरी नदी पर हैं। इसी के साथ साथ ये भी बहुत पूछा जाता है, उकाई बांध आपका गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। खारे पानी का मगरमच्छ, ऑलिव रिडले, गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक बार ये टेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी या राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। यहाँ पे तो आपसे सीधे नाम पूछा है कि जो है कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है, ऑफ कोर्स गंगा डॉल्फिन है। लेकिन अगर बात करें कि इसे कब घोषित किया गया, तो वो भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, 2009 में इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को। पूरी डेट याद करनी हो तो 5 अक्टूबर को भी ध्यान रख सकते हैं, 5 अक्टूबर 2009 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट दिए हुए हैं आपको इस तरीके से। एक तरफ आपको नोआ मंडी, कोडरमा, कल्पक्कम, कर्णपुरा, और उसमें जो है उसके साथ किस तरीके से मैच करना है सूची 2 से, यहाँ पे आपको कूट के थ्रू ये चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले अगर बात करें नोआ मंडी कहाँ है, तो ये आपकी कहाँ है कि अगर बात करें तो झारखंड में है नोआ मंडी। और किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो ये जो है अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा भी आपका झारखंड में ही है और ये कोडरमा अपने अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम तमिलनाडु हो जाएगा आपका, और आपको सभी को पता है कि कल्पक्कम अपनी आणविक शक्ति के लिए। बचा कर्णपुरा जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और कर्णपुरा भी झारखंड में ही है। तो इस तरीके से आपका ए का 3, देखिए यहाँ पे मुझे और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए का 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ साथ एक मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप एक काम करिएगा, जैसे आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आते नहीं होंगे। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप रिवाइज करिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए हैं और आपको नहीं आते हैं और आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हैं, उसको आप एक कॉपी पे उन केवल उनके एक 1 पॉइंट के रूप में, जैसे 1 लाइनर के रूप में उसको नोट ज़रूर करिए। अभी हमारी ये जो विजेता सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वो लगभग चलती रहेगी 10, 12, 20 प्रैक्टिस सेट तक, जब तक पेपर है आपका। हम प्रैक्टिस सेट बहुत सारे कराने वाले हैं, तो उसको अगर आप 1 लाइनर के रूप में करेंगे तो आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ने का फ़ायदा ही तभी है जब आपको वो चीज़ें याद हो पाएंगी। तो आप कठिन प्रश्नों को एक कॉपी पे अपनी 1 लाइनर के रूप में ज़रूर से लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है, शेवरॉय, पालनी, जवादी या फिर पालकोंडा। और साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कीजिएगा और कोशिश करिए कि नॉर्मल से थोड़ा सा 1 पॉइंट से या फिर 2x तक भी आप बढ़ा के देख सकते हैं, जिससे आपका जल्दी जल्दी जो है फास्ट रिविजन हो पाए। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, पूछा है आपसे कि दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है। तो पालकोंडा जो है आपकी ये तमिलनाडु में स्थित पहाड़ी है। नहीं, पालकोंडा तो नहीं होगा। ये आपकी जो पालनी है, शिवरॉय है और जमादी है, ये सारी ही तमिलनाडु में है। ठीक है, आपसे पूछा गया है नहीं, ओके। ये शिवरॉय, जवादी और पालनी ये तीनों ही तमिलनाडु में स्थित हैं, लेकिन पालकोंडा आपकी तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, पालकोंडा कहाँ स्थित है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ वेलिकोंडा करके भी आती है, और इसके अलावा नीलगिरी है, अन्नामलाई है, ये सब पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं, तो केरल राज्य में हो जाएंगी। संयुक्त रूप से है केरल और तमिलनाडु में। फिलहाल आपसे यहाँ पे ये पूछा गया था कि तमिलनाडु में कौन सी स्थित नहीं है, तो पालकोंडा तमिलनाडु में स्थित नहीं है। नहीं के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और कूट यहाँ पे आपको दिए गए हैं इस तरीके से। तो देखिए, पहला कह रहा है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। सही बात है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक बात है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि जो इसके पश्चिमी भाग है वहाँ पे शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है। दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पे सही है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी दूसरा और तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ और देखिए इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सेपरेशन जो आपको अलग अलग नहीं मैं बता रही हूँ कि ये आपके 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, 5 ज्योग्राफी के हो गए, 5 इकोनॉमिक्स के हो गए, आपको खुद आइडिया लगता चल रहा है कि सारी चीज़ें जो है मॉडल पेपर का मतलब ही यही है कि सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन को हमने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन को, और साथ ही साथ जो मैथ के आपके 5 क्वेश्चन हैं उसको वो आपकी चॉइस पे है। अगर आप कहेंगे तो उसको 10 से 15 मिनट के एकदम शॉर्ट से वीडियो बना करके अलग से बता दिया जाएगा हर एक मॉडल पेपर के लिए, और नहीं तो 25 से 50 क्वेश्चन जो हैं उसके पार्ट करके आपको पूरी मैथ्स कवर करा दी जाएगी मॉडल पेपर्स के हिसाब से। तो ये आपकी चॉइस है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं? किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट, भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट। बिल्कुल मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि मूल्यह्रास क्या होता है जब कोई भी भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान जो उसमें हुई टूट फूट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए अक्टूबर, 2 अक्टूबर, तो चारों में सेम है। प्रश्न में है 66, 72, 75 या फिर 82। तो बताइए यहाँ पे 1975, 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। अगर बात करें तो बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना, और केलकर समिति की सिफारिश पर जो है वर्ष 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद भी कर दी गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, और देखिए 22-23 का पूछा गया है यहाँ पे आपसे। करंट का क्वेश्चन भी है, एक तरीके से करंट अफेयर अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जीके ही चल रही है, लेकिन उसमें भी आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई है? बताइए कितने करोड़ रुपए जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं, आवंटित की गई है कितनी धनराशि? तो सही उत्तर है आपका 48,000 करोड़ रुपए। 48,000 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत, लगभग 80 लाख मकान बनाए जाएंगे इसके तहत, और इसीलिए जो है वो कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? 48,000 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया है। और 22-23 वित्तीय वर्ष की चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगला पूछ लिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तब आपको अपना मतलब आपको इतना एनालिसिस भी नहीं करना होता। ये तो डायरेक्ट ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने पढ़ी हैं, आपको याद हैं, तो आप तुरंत टिक करेंगे। ऐसी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आप तुरंत लिख लीजिए कब हुई थी, जुलाई 1944 में, और आप इसको याद करिए 2 से 3 बार, आपको याद हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, आप इसको सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? 25, 50, 30 या 20? सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50। ये तो सबको पता ही है कि सेंसेक्स में 30 ऐसी कंपनियों को जो है वो सूचित किया जाता है जिनका अपना सूचकांक होता है अलग से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के लिए नहीं बदला जा सकता है? नहीं। उसके अलावा कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? नहीं। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है? बिल्कुल, कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? नए टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, नए क्वेश्चन है। अधिकतर सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद पूछ लेते हैं या हाई कोर्ट का अनुच्छेद पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख होना कहा गया है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 128, 129, 130 या 131? उत्तर तो आपका जो यहाँ पे सही है आंसर वो तो है 131, जिसमें उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख होना कहा गया है। लेकिन बात हम तीनों आर्टिकल के बारे में करेंगे। जो 128 आर्टिकल है इसमें सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति के बारे में बात की गई है। 130 में अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है दिल्ली या कहीं और पर आप उसको मतलब ले जा सकते हो, इसकी बात की गई है। और 129 में जो है उच्चतम न्यायालय को
एक अभिलेख न्यायालय होने की बात की गई है। एक अभिलेख न्यायालय अगर पूछा जाएगा तब तो आप क्या कहेंगे कि एक अभिलेख न्यायालय कौन सा है? 129। तो यहाँ पे आपका अच्छा 131 जो है उसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं होगा, बी आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। 129 में जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख होना कहा गया है। बिल्कुल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? तो आपको पता है कि 1978 वर्ष 1978 और 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति का जो पहले मूल अधिकार था उसे समाप्त करके अब उसे एक किस चीज़ का दर्जा दिया गया है? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। और साथ ही साथ बात करें कि किस आर्टिकल में रखा गया है, नया प्रश्न है 300A या 300 का, ध्यान रखिएगा, इसमें रखा गया है अब संपत्ति के अधिकार को। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है, मतलब अलग है संसदीय शासन प्रणाली से? क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। तो जो कार्यपालिका और विधायिका हैं इनका संयोजन जो है ये एक प्रकार का इससे अविच्छिन्न तत्व है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आपसे पूछा है कि किस भाग में जो है पंचायतें बनाने की कल्पना की गई है? 9, 10, 11 या 12? 9, बिल्कुल भाग 9 में जो है पंचायतें हैं। और कौन सा संविधान संशोधन है पंचायतों का? तो भी ध्यान रखिए 73वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत आपका कहाँ से कहाँ तक आता है ये भाग 9? 243 से 243O तक, कुल मतलब 16, लगभग कुल 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। और 11वीं अनुसूची, अगर पंचायत को अनुसूची पूछा जाएगा तो 11वीं अनुसूची, भाग पूछा जाएगा तो 9 और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 73। 3 मुख्य बातें जो बहुत प्रमुख हैं वो तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र इनमें से कौन सा है? ऑडियोमीटर, एक्सीलरोमीटर, ओडोमीटर या फिर ऑन्डोमीटर? बताइए। बिल्कुल 26 का आपको बताना है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र कौन सा है। तो बात करते हैं सही उत्तर की। ओडोमीटर जो है आपका यहाँ पे, ओडोमीटर जो है ये वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। इसके अलावा बात करें एक्सीलरोमीटर की, तो ये जो गतिवान वाहनों की गति में वृद्धि, आप एक्सीलरेट बढ़ाते हो, जब एक्सीलरेटर बढ़ाते हो तभी तो वाहन की गति तो उससे बढ़ती है ना, कम होती है या बढ़ती है, तो उसको मापने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ऑडियोमीटर तो पता ही है आपको, ऑडियो का मतलब ही जो है कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने का। और ऑन्डोमीटर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नया है, ऑन्डोमीटर को ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑन्डोमीटर ये किस प्रयोग में आता है आपका? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिलहाल उत्तर आपका जो सही है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए वो हो जाएगा ऑडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग के नाम से जाना जाता है? प्लम पुडिंग, आपको इसमें सिर्फ पता होना चाहिए कि प्लम पुडिंग के नाम से कौन सा मॉडल जाना जाता है, इसके अतिरिक्त आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। तो बात करें सही उत्तर की, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है इसको प्लम पुडिंग के नाम से ये प्रसिद्ध है, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसी ही चीजें आपको वन लाइनर में अपने लिखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार भी पूछा जाता है। आर्थ्रोपोडा जो है संघ आर्थ्रोपोडा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो है रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं ये उसमें नहीं बहता है रुधिर इनका, इनमें कैसा वो परिसंचरण तंत्र बहुत पूछते हैं अगर आर्थ्रोपोडा में, तो कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला यानी ओपन। ठीक है, और इसके अलावा उदाहरण में झींगा है, तितली है, मक्खी है, मकड़ी हो गया, और इसके अलावा बिच्छू, केकड़े, ये इत्यादि सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हरित लवक में क्या पाया जाता है? राइबोसोम, थाइलेकॉइड, क्वांटोसोम या फिर उपर्युक्त सभी? बिल्कुल हरित लवक में क्वांटोसोम भी पाया जाता है, थॉलेकॉइड भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
पाई जाती हैं। उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। देखिए अब हम बढ़ने वाले हैं अपने 30वें प्रश्न की तरफ। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा डेली प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के लिए। आगे आने वाले सुपर टेट, देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको ये क्लियर करें, जो आपका पेट का सिलेबस है मेरे हिसाब से वो आप सभी को फॉर्म फिल करना चाहिए था, क्योंकि पेट का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट आपके सुपर टेट के सिलेबस के जैसा ही सेम है। अगर आप इसको पढ़ते तो आपकी सारी प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही है, तो इसको लगाइए और साथ साथ सुपर टेट की आपकी प्रैक्टिस अपने साथ हो रही है। इसके अलावा इस पेपर के बाद सुपर टेट की प्रैक्टिस के लिए भी जो है मॉक टेस्ट चलाए जाएंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे आपके जो है वीडियोस मिस नहीं होने पाए, आपको नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? आपसे पूछा है ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय या फिर उपर्युक्त सभी। 30 का जवाब आपको बताना है। तो जो आपकी ऐच्छिक पेशियां होती हैं इसी में जो है लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। और बात करें इससे होता क्या है, तो जो हम थकान का अनुभव करते हैं काम करने के बाद एक तरीके से, तो वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही होता है। और जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं कहीं ना कहीं इस पे हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी के प्रश्न चालू हो गए हैं। देखिए रामायण शब्द में कौन सी संधि है? बताइए रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो राम प्लस आयन, रामायण है ना, राम प्लस आयन। बताइए कौन सी संधि है? 31 में आपको पूछा गया है व्यंजन व दीर्घ, अयाधि व व्यंजन, दीर्घ व व्यंजन या व्यंजन व अयाधि। तो बिल्कुल दीर्घ संधि और व्यंजन संधि हो जाएगा। पता है आपको राम प्लस आयन या अयन लिखते हैं तो जब आ और आ आपका मिलेगा तो वो किस में बदल जाता है? बड़ा आ में बदल जाता है। तो दीर्घ संधि आपके यहाँ पे इस प्रकार से इसमें हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये व्यंजन संधि कहाँ से है, तो ये जो ड़ा है आपका, ये आयन में अन रहता है, अयन रहता है, और बाद में ये चेंज हो जाता है ड़ा में, तो इसलिए ये व्यंजन संधि भी है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, आ सकता है आपके पेपर में कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि व व्यंजन संधि। ईप्सित शब्द का विलोम पूछा है, बेईमान, अनीप्सित, अनिष्ट या फिर स्वीकार। बिल्कुल ईप्सित, अनीप्सित इसका विलोम होगा। बेईमान का ईमानदार होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है, इंकार का स्वीकार होता है। बताइए खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या है? गवाक्ष, गवेषणा, भाग या फिर नीरव। बिल्कुल गवाक्ष को बोलते हैं खिड़की, अगर इसकी जगह वातायन हो, झरोखा हो, है ना। दरीचा एक वर्ड याद रखिएगा, पूछा जाता है दरीचा, इसको भी आप खिड़की बोलते हैं। बारी, दरीचा, वातायन, गवाक्ष, झरोखा, ये सब खिड़की शब्द के पर्यायवाची हैं। नया सा पर्यायवाची है। अगला प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द जो हैं वो अशुद्ध हैं? वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमाशील बोलते हैं, भूख से व्याकुल को क्षुधातुर बोलते हैं, कटा फटा हुआ छत विच्छत बोलते हैं, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्तियों द्वारा जोड़ा गया भाग जो होता है वो शेपक कहलाता है। बताइए कि यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। जो क्षमा करने योग्य होता है उसे क्षमाशील नहीं बोलते हैं। क्षमाशील जो कर रहा है क्षमा, जो करने योग्य है मतलब जिसको कर रहे हैं वो क्षमितव्य होता है, वो क्षमाशील नहीं, वो क्या होता है? क्षमितव्य होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कैसे लिखा जाएगा, क्षमितव्य। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्षमितव्य होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका यही जो है गलत है, बाकी सही है सारे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए, विवाद, रूप, आय या फिर सार। क्वेश्चन नंबर 35 स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। बिल्कुल स्त्रीलिंग जो है वो आय होती है, हम कहते हैं ना कि आय होती है, सार होता है, रूप होता है, विवाद होता है, तो सब पुल्लिंग है। आय जो है वो यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अब 36 से 40 तक आपके प्रश्न हैं, जो कि देखिए यहाँ पे कैसे हैं। ये आपको एक वो दिया रहता है गद्यांश, जिसको पढ़ के आपको उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पे हम गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, आप चाहेंगे तो ऐसे इसको हटा देते हैं यहाँ से, आप चाहेंगे तो इसको जो है देख लेंगे, एक बार गद्यांश को पढ़ लेंगे। इस तरीके से ये गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर जो है
गद्यांश को पढ़ने के बाद आप फिर चाहेंगे तो उत्तर देंगे। हम यहाँ पे बात डायरेक्ट उत्तर की करेंगे और जो ग्रामर के प्रश्न है उसको एक्सप्लेन करते हुए करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से नैतिकता शब्द का विलोम शब्द पूछा है। नैतिकता का विलोम शब्द क्या होगा बताइए 36 में। तो नैतिकता का बिल्कुल अनैतिकता होगा। लिखने का तरीका भी देखिए गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 37, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बना शब्द क्या है। इक प्रत्यय से बना शब्द आपको बताना है। धार्मिक, सामाजिक, अच्छा ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। और यही चीज़ बहुत छूटती भी है पेपर में कि एक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। धार्मिक तो है, सामाजिक है, नैतिक है। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं कि सार्थक जो है वो नहीं है। अक प्रत्यय इसमें क्या होगा, एक नहीं है, तो यही सार्थक जो है वो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि संयम संधि रूप का संधि विच्छेद क्या होगा। संयम तो जिसमें आप कैसे ब्रेक करेंगे इसको देख लीजिए, सम धन यम, बिल्कुल। तो कैसा है ये आपका सम धन यन आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे तो केवल यहाँ पे विच्छेद ही पूछा गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मापदंड के पर्यायवाची क्या है पूछा है। मापदंड का पर्यायवाची नींव, कसौटी, बुनियाद, मानक, पैमाना, प्रतिमान, दाम, गुणिका, मालिका, अपवर्ग, कैवल्य और मोक्ष। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो मुक्ति के पर्यायवाची हैं। अपवर्ग, कैवल्य, मोक्ष। दाम, गुणिका और मालिका जो है आपका ये माला के पर्यायवाची हो जाएंगे। नींव, कसौटी और बुनियाद ये आपके मानदंड होते हैं। देखिए कंफ्यूज करेगा पेपर में आपको ये मानदंड और मापदंड में बड़ा अंतर है। मानदंड के पर्यायवाची हैं नींव, कसौटी, बुनियाद मतलब खरा उतरना, और मापदंड का मतलब होता है किसी चीज को मापना, यानी मानक क्या है, उसका पैमाना क्या है, उसका प्रतिमान क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा मापदंड के पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें कोई संदेह ना हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताना है। संदेहशील, ससंदेह, संदेहास्पद या फिर निसंदेह बताइए एक उचित शब्द वाक्यांश के लिए। तो बिल्कुल निसंदेह, जिसमें कोई संदेह ना हो। निसंदेह जिसमें कोई संदेह ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको 41 से 45 तक फिर इस तरीके से जो है वो दिया गया है गद्यांश, और आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हमारे ग्रामर बेस्ड ही हैं, तो हम बिना उसको बताए भी, बिना मतलब गद्यांश को रीड किया, आप चाहें तो आप बिल्कुल बेशक रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम गद्यांश को रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत लेंथी होगा अगर उसको पढ़ा जाएगा। तो देखिए 41 क्वेश्चन क्या है कि प्रजातांत्रिक शब्द में प्रत्यय है। आपसे पूछा है कि प्रजातांत्रिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग बताना है आपको। इसमें तो आपको केवल प्रत्यय ही बताना है। बताइए 41 में कौन सा प्रत्यय है। तो इक प्रत्यय आपका यहाँ पे लगा है। अगर बात करें कैसे पहचानेंगे आप इक प्रत्यय, तो ये तो पहचान रहे हैं, लेकिन एक मूल शब्द अलग होता है। जब प्रत्यय और उपसर्ग अलग होते हैं तो बीच में एक मूल शब्द बच जाता है। प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगता है, और मध्य में आपका मूल शब्द रहता है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। यहाँ पे आपका प्रजातंत्र जो है वो मूल शब्द हो जाएगा और उसमें एक प्रत्यय लग के क्या बन जाएगा, प्रजातांत्रिक। निम्नलिखित में से उदासीन शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। उदासीन तो देखिए ये रिपु तो दुश्मन है, दरिद्र नहीं होगा, वायु समीर हवा के पर्यायवाची। विमुख, वैरागी और अनासक्त जो है वो उदासीन शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है बताइए। करण तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, अर्थात कर्मधारय समास है आपका। भ्रष्ट है जो आचार, कर्मधारय। अव्यय भाव हो नहीं सकता, द्वंद्व हो नहीं सकता। अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। बिल्कुल अति प्लस आवश्यक यण संधि हो जाएगी। जब भी या, रा, ला, वा से पहले कोई आधा अक्षर मिलता है तो वहां पर यण संधि होती है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक हो जाएगा। परिस्थिति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा बताइए। मूल शब्द और उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग की बात करें अगर तो परिस्थिति में परि और स्थिति,
इस प्रकार से। ये तो परी हो जाएगा, फेयरी वाला, पा और पर हो नहीं सकता है आपका। तो परी धन स्थिति जो है ये सही शब्द हो जाएगा अगर आप उपसर्ग को अलग करें और मूल शब्द को अलग करें। अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न शुरू हैं और इसमें भी इस प्रकार से एक पैसेज जो है वो दिया रहता है, अनसीन पैसेज होगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो ये तो बिल्कुल 46 को हम यहाँ पे काट रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको उसी पैसेज से जा करके पढ़ के करना है और ईजिली आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है 48, इसको भी नहीं। अब चलिए यहाँ से देखिए, जो ग्रामर का क्वेश्चन है, पूछा है द एक्सप्रेशन सेफ्टी वॉल्व मीन्स। द एक्सप्रेशन सेफ्टी वॉल्व मीन्स क्या होता है, ये आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। समथिंग विच इज़ वेरी गारंटी सेफ्टी, मतलब जिसकी गारंटी होती है सेफ्टी की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सिनोनिम बताइए फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का सिनोनिम पूछा है आपसे। ऑप्शन है वेन, वीक, एंड्योरिंग, स्केपिंग और सिनोनिम मतलब उसी के समान यानी कि पर्यायवाची। तो आपका वेन जो है यहाँ पे 49 का सी आपका ये वेन शब्द सही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, मतलब पॉइंटलेस चीज़ हो, आप जब फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर पाओ उसको बोलते हैं। बाकी स्केपिंग पता है, भाग जाना, है ना। इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, एवरलास्टिंग या कुछ चीज़ ड्यूरेबल हो किसी टाइम के लिए, और वीक भी आपको पता है। अब क्या है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। रिमोर्स का आपको एंटोनिम बताता है। रिमोर्स का मतलब होता है डीपली रिग्रेट किसी चीज़ के लिए, या फिर आपने कोई रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया हो या गिल्ट हो आपको, उसको हम रिमोर्स बोलते हैं। इसका आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द बताना है, समानार्थी नहीं बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो बिल्कुल ऑब्ड्यूरेसी जो है वो उसका विपरीत शब्द होगा। क्या होता है ऑब्ड्यूरेसी, उसका मतलब भी आपका इससे अलग होता है, ठीक है। तो आपका 50 का डी क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर ऑप्शन आप ये भी देख सकते हैं, रिनाउंस और ये रेलिंक्विश। रेलिंक्विश की बात करें तो मतलब है कि एक तरीके से वॉलंटरी सीज टू कीप क्लेम, मतलब किसी चीज़ को त्याग देना। अगर आप बात करो तो किसी चीज़ को त्याग देना इसका मतलब होता है रेलिंक्विश का मतलब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, आपसे पूछा है। तट रेखा जिस जिन जिन राज्यों से लगती है, आपको वो सभी राज्य पता रखने चाहिए कि किन किन राज्यों से तट रेखा लगती है, और एटलीस्ट 5 से 6 राज्य जिनकी क्रम से लंबाई आपको पता होनी चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले जो है वो आपका गुजरात है, जिसकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, और अगर सबसे छोटा की बात करें तो गोवा है। कितनी है गुजरात की, तो आपकी 1214 पॉइंट समथिंग 7, है ना, इतने किलोमीटर आपकी है। 52 केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून। बिल्कुल देहरादून में आपका केंद्रीय औषधि संस्थान स्थित है। अगला पूछ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है। 53 क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय बिल्कुल द हेग जो कि आपका कहाँ पे आएगा, नीदरलैंड में। और स्थापना पूछी जाती है अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो कि मुख्यालय जिसका द हेग में है। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है वहाँ पे, और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए ये सभी चुने जाते हैं। इतना तो आपको इसके बारे में बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए, मुख्यालय और स्थापना वर्ष। मुख्यालय द हेग और स्थापना 1945। देखिए हमारे 50 से ऊपर यानी 50% से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करते चलिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो बिल्कुल भी जो है वो सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत क्षेत्र से संबंधित है, टैगोर, कांस, ऑस्कर या फिर ग्रैमी। बिल्कुल ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित होता है, और कौन प्रदान करता है किसके द्वारा, तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। कब से स्टार्ट किया गया है ये भी पता होना चाहिए, तो 1959 को स्टार्ट किया गया था। ग्रैमी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए देश की मुद्रा और करेंसी आपसे, मतलब मुद्रा और करेंसी तो एक ही बात है, कैपिटल और करेंसी आपसे पूछी जाती है विभिन्न देशों की, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है रिंगरिट किसकी जो है मुद्रा है, तो बिल्कुल मलेशिया, थाईलैंड, भूटान या फिर मालदीव। मलेशिया की मुद्रा है रिंगरिट, मलेशिया की मुद्रा है रिंगरिट। इसके अलावा थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो बेहत, थाईलैंड की मुद्रा है बेहत। भूटान की मुद्रा बहुत पूछी जाती है, गुल्ट्रुम लिखते ऐसे हैं, ये बहुत पूछा जाता है,
हो सकता है आपसे इसी बार के पेपर में पूछ लिया जाए। गुलट्रुम भूटान की और मालदीव की तो रुपया है ही है। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मलेशिया की राजधानी, क्योंकि मलेशिया सही उत्तर है तो मलेशिया की राजधानी भी ध्यान रखिए। कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी है और रिंगरेट उसकी मुद्रा है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधे दिख रहा है कि जयदेव। लेकिन आप ये काम पेपर में नहीं करेंगे, आपको चारों ऑप्शन अच्छे से रीड करने हैं। बहुत स्पीड में हम यहाँ इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा रिवीजन हो सके। आपको पेपर में क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को अच्छे से एक बार देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, नवकालेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर सिक्किम? तो बिल्कुल ओडिशा के जो पुरी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक ये प्राचीन उत्सव है नवकालेश्वर। भगवान जगन्नाथ जी की जो है इसमें मूर्तियां वगैरह स्थापित की जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही आपसे इतना ही पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जगन्नाथ मंदिर जो है वो ये उड़ीसा में नवकालेश्वर फेस्टिवल होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बताइए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। बिल्कुल आपको जुबां पे याद होने चाहिए 5 स्थायी देश। और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ की स्थापना, बिल्कुल। और स्थायी जो हैं इसके सदस्य देश 5 हैं जिसको आपको याद होने ही चाहिए, बिना किसी ट्रिक के आप इसको याद करिए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। देख लीजिए कहाँ है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? ऐसे बहुत पूछा जाता है कि एक कोई आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस चीज़ से संबंधित है, या निधन किसका हाल ही में हुआ, इस तरीके से अगर करंट अफेयर बनाने की, करंट अफेयर में पूछा जाएगा ये। साजन प्रकाश पूछा गया है किस चीज़ से? बिल्कुल साजन प्रकाश जो है वो तैराकी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और केरल राज्य में इसके अलावा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक थे, तो इस चीज़ से भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 अक्टूबर, 15 मार्च या फिर 4 दिसंबर? भारत में वायुसेना दिवस जो है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा कि 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। और वर्तमान समय में जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है? विवेक राम चौधरी, नाम भी ध्यान रखिएगा। और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन 10 जनवरी, देखिए यहाँ पे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है शुरू, और ध्यान से समझिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन को। कैलेंडर से क्वेश्चन है पहला कि 10 जनवरी 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, रविवार होगा, शुक्रवार होगा या गुरुवार होगा? इसको जब एक सेपरेट वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे कैलेंडर, तो उसमें हम आपको बहुत इतना ईजिली बता देंगे इसको कि आपको बस मुश्किल से 1 मिनट या उससे भी कम का ही टाइम लगेगा और आप फटाफट जो है वो आंसर निकाल लेंगे, उससे भी कम टाइम लगेगा। यहाँ पे फिलहाल समझ लीजिए इसकी तरीके से कि कैसे आप कर सकते हैं। देखिए 1991 एक सन है आपका ना, ईयर है। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 90 और प्लस 10, ये आपका पूरा हो जाएगा 1991। और इसमें एक कम किया जाता है, ठीक है, जैसे 1991 था तो एक कम करके हम क्या मान लेंगे? 1900 मान लेंगे, एक माइनस कर देते हैं तो 1600, 17, 18, 1900। और क्या पूछा है आपसे? ये 90 यहाँ का हो गया 90, और ये 10 जनवरी का जो हो गया 10। इस तरीके से लिख लिया आपने, 10 जनवरी के 10 दिन बीते हैं तो ये 10 लिख लिया। यहाँ पे 90 लिख लिया, मैंने बताया एक कम करते हैं, बिल्कुल 300 और 1600 में। अब इसमें अगर आपको ये याद करने वाली चीज़ है, बहुत ईजिली याद हो जाएगा कि 1600 में भाई विषम दिन की संख्या कितनी है? 0। एक भी विषम दिन नहीं आता है 1600 में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 1600 जो है अगर आप देखें 400 सेंचुरी वर्ष है, 400 सेंचुरी से काटोगे तो पूरा 4 से 4 कट जाएगा, 16 कट जाएगा ना 4 से, तो 0, एक भी ऑड डे नहीं आएगा। ऐसे 300 में अगर आप बात करेंगे तो एक ऑड डे आपका आता है। और साथ साथ 90 में के बाद 90 में भी आपका कोई ऑड डे नहीं आएगा। और 10 में जो है आपका कितना ऑड डे आएगा? 3 ऑड डे आएगा। जोड़ लीजिए, इन सबके बीच में प्लस है। 3 और 1 0 0 तो है नहीं, 3 और 1 को जब आप जोड़ रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है? 4, और 4वें नंबर पे आपका कौन सा आता है? गुरुवार। तो बिल्कुल 10 जनवरी 1951 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? गुरुवार जो है वो होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है कि दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष शब्द का चयन कीजिए जिसे पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण। आपको इसमें रिलेशन बताना है CMW और DNX और AKU। देखिए ये C से बिल्कुल, ये देखिए CDMNWX
उसी प्रकार से आप करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा आपका AB और उसके अलावा KLUV। तो BLV जो है आपका इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। यही सारी चीज़ें आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। रीजनिंग देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे क्या पूछा है, आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। A B का भाई है, C D का पिता है, E B की माता है, A और D भाई हैं, तो E का C से आपको रिश्ता बताना है। बिल्कुल देखिए कैसे करेंगे इसको आप। सबसे पहले देखिए A B का भाई है, यानी कहीं ना कहीं A और B एक ही जनरेशन के हैं, क्योंकि A B का भाई है। तो A तो भाई है, B चाहे बहन हो भाई हो हमें मतलब नहीं है। अभी आगे क्या कह रहा है, C D का पिता है, C D का पिता है, तो D भी यानी भाई हो या बहन हो, लेकिन तीनों इक्वल जनरेशन के हैं, भाई बहन हैं आपस में तीनों। और C क्या है, D का पिता है। तो ये ध्यान रखिए कि C जो है वो पिता है, इन तीनों का पिता है, तो हम एक जनरेशन ऊपर लिख लेंगे C को, इन तीनों का ही पिता है ना C, तो एक जनरेशन ऊपर लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि पिता है, और माइनस में लगा लेंगे जो मतलब फीमेल के लिए माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि E B की माता है। अब अगर B की माता हो, चाहे A की हो चाहे D की हो, तीनों की ही माता कौन है, B। बिल्कुल B माता हो गई हो। ठीक है, तो C और B अगर हम पूछ लें आपसे आपस में क्या है, तो ये क्या है, इन आपस में पति पत्नी है, C और B। आपसे पूछा क्या है, A और D भाई हैं, तो E का C से रिश्ता बताइए। आपको E का C से रिश्ता बताना है। B की माता है, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ये B नहीं E, ठीक है, E, वही मैं कहूँ E। तो ये E और C आपस में पति पत्नी है। आपको क्या बताना है, पूछा है आपसे E का C से क्या रिश्ता है, तो बिल्कुल E का C से जो रिश्ता है वो क्या है, पत्नी का। यहाँ पे ध्यान ये देते हैं कि जिसके साथ का शब्द लगा होता है उसको हम बताते हैं, से नहीं। E का रिश्ता आपसे यानी इसका रिश्ता पूछ रहा है, तो बिल्कुल पत्नी का रिश्ता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का ही क्वेश्चन है। 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे, बस उसी फॉर्मूले से लगाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होता है वो, 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 आर। ये आप फॉर्मूले से रखिए। क्या आपसे पूछा है, 4:30, तो 11/2 की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 30 मिनट रख सकते हैं, और 30 इंटू आर। आर कितना है आपका, 4, तो यानी 30 गुणे 4 कितना होगा आपका, 30 गुणे 4 कर दीजिए, है ना। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आपका कट जाएगा आपस में, और क्या आएगा, 165। ठीक, और यहाँ से 4 3 12, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। ये 165 हो जाएगा, और इसमें से 120 माइनस कर दीजिए। जब 165 में 120 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा उत्तर, 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका उत्तर आएगा। इरेज कर देते हैं सबको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कभी भी करना है तो बस आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। इस फॉर्मूले से, आवर मतलब घंटा, ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको ऐसे सारे प्रश्न जो हैं वो आसानी से हल होंगे। यही आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हम इसको ऐसे शॉर्ट में कर लेते हैं और यहाँ पे बनाते भी चलते हैं कि सुरेश जो है वो अपने कॉलेज से क्या किया, उत्तर की ओर निकला 50 किलोमीटर। तो यहाँ बना लेते हैं, उत्तर की ओर 50 किलोमीटर निकला, और इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, और इसके बाद वो कहाँ मुड़ गया, अपने बाईं ओर मुड़ता है और पुनः 50 मीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ गया और 50 मीटर चला गया। फिर क्या करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 चलता है। अब ये इसका दाईं ओर कहाँ होगा, ऊपर होगा इसका दाईं ओर। यहाँ से मुड़ गया और फिर जो ये है 40 चल लिया। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर फिर 50 मीटर, अब इसका दायां है ये, फिर 50 मीटर आगे चल गया। तो अब वह अपने कॉलेज से पूछ रहा है किस दिशा में। आपसे दूरी तो वो पूछ ही नहीं रहा है, वो सीधे ये पूछ रहा है कि किस दिशा में है। तो बिल्कुल ये उत्तर दिशा है, और क्या है, पूर्व, है ना।
ये उत्तर दिशा में है बात करें तो। अच्छा, आपसे पूछा है कि कितने मीटर का है, 50, 90, 90 या फिर 40, कितनी दूरी पर भी पूछा और किस दिशा में भी पूछा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उत्तर दिशा में है, तो आपको ये दोनों उत्तर ही काट देने हैं। अब उत्तर से चेक कर लीजिए, ये उत्तर दिशा में है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी वो दूरी पर है, तो बिल्कुल पता कर लेंगे कि कितनी दूरी पर है। देखिए ये 50, और अगर प्रारंभिक दूरी तक आना है तो ये इतनी और कवर कर ले, इतनी 40 थी तो ये 40 और कवर कर लेगी अगर, तो हो जाएगा पूरा, यहाँ तक आ जाएगा वो, यानी 50 और 40 90 हो जाएगा आपका। तो 90 मीटर जो है वो उत्तर की ओर से दूरी पर ये है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू है यहाँ पे आपके। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या फिर 2 मई। अच्छा क्वेश्चन है, और दिवस से भी एक नया क्वेश्चन, दिवस और उनकी थीम से एक नया क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। बिल्कुल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो उसका उसी के मतलब इन्हीं सारे मानकों को स्थापित करने की दिशा में ये संस्था जो है वो काम करती है। तो 1 मई को ये लगभग आपका 1886 से, याद रखिएगा 1886 से इसको चालू किया गया था। होता क्या है कि इसमें जैसे जो मजदूर वर्ग है वो 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, इस तरीके की चीज़ों को इसमें लाया गया था, और तब से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 92, MSME सतत ZED प्रमाणन योजना का शुभारंभ पूछा है किसने किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर नारायण राणे। MSME आपसे पूछा है कि किसने किया है, बताइए। बिल्कुल सबसे पहले देखिए Z जो है वो क्या है, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। और MSME की बात करें तो इसका शुभारंभ तो आपके किया है, ये इसका सही उत्तर होगा आपका नारायण राणे, ध्यान रखिएगा नारायण राणे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहुत लोग यहाँ पे नरेंद्र मोदी को टिक कर देंगे जल्दी जल्दी में कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो हो सकता है उन्होंने किया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है नारायण राणे हैं, जिन्होंने MSME प्रमाणन योजना, जिसको सतत Z योजना भी कहते हैं, उसका शुभारंभ किया है। और एक तरीके से वैश्विक प्रतिस्पर्धा का रोड मैप तैयार करना है इसके लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के इसमें क्या है, जैसे आपके सूक्ष्म उद्यम हैं, जैसे माइक्रो और फिर लघु हैं या मध्यम है, तो इसमें कितने प्रतिशत की लागत या सब्सिडी के रूप में मिलेगी उसको भी जो है वो तय किया गया। इसमें आप एक ज़रूर याद रख सकते हैं MSME में कि सूक्ष्म उद्यम के लिए ये 80% है सब्सिडी, जो एक लागत मिलेगी सब्सिडी के रूप में वो सूक्ष्म उद्यम के लिए 80% है, इसको ध्यान रखिए। और साथ ही साथ SC ST द्वारा चलाए जा रहे जो MESME और जो हिमालयी क्षेत्र और जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उसमें चल रहे MSME को 10% की छूट जाएगी। दो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और वैसे ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शुभारंभ किसने किया है, नारायण राणे। अगर आपको इतनी डिटेलिंग नहीं भी बताया, लेकिन आपको मेन एक चीज़ तो ज़रूर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 93 नंबर का, बताइए। सुलिवन, जूड ट्रम्प, स्टीफन हेनरी या फिर पंकज आडवाणी। बिल्कुल इनका पूरा नाम रोनी ओ सुलिवन ने 2 मई 2022 को फाइनल में जो है आपका विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। 46 वर्षीय खिलाड़ी हैं, तो इस क्रम में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत अधिक नहीं ध्यान रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, रूनी ओ सुलिवन, रूनी ओ सुलिवन। 94 प्रश्न है कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बात करेंगे 150वें स्थान पे है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि इससे पहले ये 142वें पे था, लेकिन हमें अभी करंट का ही फिलहाल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पहले 142 पे था, इस बार 2022 में ये 150वें स्थान पे आ गया है। जारी कौन करता है पूछा जाए तो रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जारी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 20वां संस्करण था ये 2022 वाला, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर बात करें कि रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है विश्व प्रेस सूचकांक में, तो नॉर्वे का जो है वो प्रथम स्थान है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। 95 क्वेश्चन है कि
4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 0.40 से बढ़ाकर जो है वो कितने प्रतिशत मतलब कर दिया गया है, इसको बढ़ाया गया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो इसको जो है अब कितना कर दिया गया है, 4.4%। पहले क्या था, रेपो रेट जो थी वो कितनी बढ़ा दी गई है, लगभग 0.40% बढ़ाई गई है। तो अब कितनी हो गई है ये, 4.40% या 4.4 भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका 4.4% बढ़ा दिया गया है। और ऐसा किया क्यों जाता है कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को काबू में मतलब कंट्रोल में लाने के लिए जो मुद्रास्फीति है ये सारी चीज़ें की जाती हैं। देखिए 96 क्या है, जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, गुजरात, तेलंगाना, केरल या फिर महाराष्ट्र। बिल्कुल महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो जीवला नामक ऋण योजना शुरू की गई है। और ये योजना विशेष रूप से उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो कि 3 वर्ष से अधिक जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ऐसे में जो कैदी हैं वो अपने मतलब बच्चों की शिक्षा, उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा है, उपचार है उनका, इसलिए जो है उनको इन सभी चीज़ों के लिए मतलब एक प्रकार से उनको ऋण दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जीवला योजना, अगर आप कैदी से याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। और किस सरकार ने किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया गया। ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्राइम भी बहुत होते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा जोड़ के ध्यान रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न 97 है, मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार संभाला है, बताइए। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार यानी एयर मार्शल, बिल्कुल संजीव कपूर, राइट आंसर संजीव कपूर, ध्यान रखिएगा। और 98 प्रश्न यह है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाइएगा। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, बिल्कुल महाराष्ट्र जो है वो जीन बैंक स्थापित करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 99, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता, जैसे अभी तक आपको मिड डे मील में स्कूल में जैसे एक शेड्यूल रहता है कि इस दिन ये मिलेगा उस दिन वो मिलेगा, है ना, इसके साथ साथ नाश्ता तो नहीं अभी तक प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन अब नाश्ता भी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। बिल्कुल तमिलनाडु जो होगा वो मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु के जो MK स्टालिन जो हैं मुख्यमंत्री, उनकी एक पहल है ये, तो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और विशेष पोषण योजना के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य बन गया है। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश ने बनाया है, सबसे लंबा कांच का पुल किस देश ने बनाया है, चीन, पुर्तगाल, वियतनाम या थाईलैंड, बिल्कुल वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई, ध्यान रखिएगा। तो वियतनाम जो है विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल निर्मित करने वाला जो है देश में सबसे ये राज्य है, राज्य नहीं बिल्कुल देश, ठीक है, देश वियतनाम, ध्यान रखिए। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल जो है वो वियतनाम के द्वारा बनाया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये यहाँ पे सभी 100 प्रश्न जो हैं आपके इस तरीके से हुए। इसमें मैथ के क्वेश्चंस को शामिल करना से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता, इसके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाएं या फिर पार्ट 1 में लगभग 25 क्वेश्चन करके आपको कवर कराए जाएँ, ये आपकी चॉइस पे है, डिपेंड टोटली। और एक हम चाहते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो हो मैथ्स का जिसमें आपको चीज़ें थोड़ा क्लियरली समझाई जा सके, तो इसके लिए वो वीडियो अलग से हो, बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करके ही जाइएगा, धन्यवाद।